गुड आफ्टरनून ट्वेल्थ क्लास. एम आई विजिबल एंड ऑडिबल एट द सेम टाइम? बताएंगे ज़रा. यस मैम. ओके, यस चलिए. मैम. हाँ, टाइम हो गया हमारा. परफेक्ट टाइम पे हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. कैपेसिटर चले करेंगे. ओके. क्विक रिवीजन. 2-3 दिन हम लगातार क्लास लेंगे. आज मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, कल मैं आपको बोर्ड्स में जो क्वेश्चंस आ चुके वो करवाऊंगी. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं अपना कैपेसिटर. कैपेसिटर, किसी को पता है कैपेसिटर होता क्या है? पढ़ तो चुके ही हैं हम सब लोग. कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर और बैटरी में डिफरेंस क्या होता है? बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि कैपेसिटर क्या होता है और बैटरी और कैपेसिटर अलग अलग कैसे होते हैं. कैपेसिटर बेसिकली एक कंडक्टर होता है. कैपेसिटर इज बेसिकली अ कंडक्टर विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है. और हम ये भी बोलते हैं इट कैन ऑल्सो स्टोर चार्ज. ठीक है. तो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज को स्टोर कर रहा है तो ये बैटरी से अलग कैसे, और इसका काम कहाँ आता है? इसका काम की बात करते हैं कि बेसिकली वेयर डू वी फाइंड दिस कैपेसिटर. हमारे यहाँ पे सबके घर में फैन होता है, कूलर होता है, उसके अंदर सब में एक कंडेंसर लगा होता है. ठीक है. कंडेंसर अगर आपने टर्म नहीं सुनी है तो अपने फादर से पूछना, सबको पता होता है कंडेंसर. कंडेंसर इज बेसिकली अ कैपेसिटर. ये जब आपके फैन में लगा हुआ है और कूलर के भी फैन में लगा होता है, ये कैपेसिटर ही होता है. इसका काम क्या होता है? जब फैन रुका हुआ है तो वो कौन सी स्टेट में? स्टैटिक, रेस्ट पे है. उस रुके हुए फैन को जब आपको घुमाना है, इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. जब उसको घुमाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. आपके घर में जो सिंपल फैन होता है ना, जब वो घूम रहा होता है इट ओनली रिक्वायर्ड 5 एम्पियर ऑफ करंट. जब वो घूम रहा है, वाइल इट इज रोटेटिंग, रोटेट करते वक्त. ठीक है. रोटेटिंग, जब वो घूम रहा है तो उसको सिर्फ 5 एम्पियर चाहिए. बट उसको घुमाने के लिए, उसको स्टार्ट कराने के लिए, स्टैटिक से मोशन में लाने के लिए इट रिक्वायर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी. दैट एनर्जी और दैट अमाउंट ऑफ करंट में वेरी फ्रॉम 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर ऑफ करंट. कैन यू इमेजिन? हमारे घर में जो मेन फ्यूज से जो मेन करंट आता है, वो मैक्सिमम जो हमारे घर की लिमिट होती है वो 30 एम्पियर करंट आता है. हमारे घर में 30 एम्पियर करंट आ रहा है. बट जब आपको फैन को स्टार्ट करना है, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ करंट इट रिक्वायर्ड. तो ये करंट तो हमारा सोर्स जो है वो इसको दे ही नहीं सकता है, क्योंकि मैक्सिमम करंट ही हम कह रहे हैं कि भैया 30 एम्पियर के आसपास, 25 टू 30 एम्पियर के आसपास हमारे घर में आता है करंट. और खाली एक फैन को घुमाने के लिए आपको 25 से 50 एम्पियर का करंट चाहिए होता है. तो इतना सारा करंट एकदम से कहाँ से लेके आए? तो इतना सारा एकदम से करंट कैसे आता है? देयर इज अ डिवाइस कॉल्ड कैपेसिटर. आपके जो फैन में कैपेसिटर लगा होता है या कंडेंसर लगा होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है. तो ये क्या करता है? ये धीरे धीरे चार्ज को स्टोर करता रहता है. इसकी क्या आदत होती है? इट स्टोर चार्जेस स्लोली एंड ग्रेजुअली. धीरे धीरे इसमें चार्ज स्टोर होता जाएगा. और जैसे ही आप जब स्विच ऑन करोगे, जितना भी चार्ज होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो पूरी की पूरी एक ही बारी में दे देगा. नाउ इट विल बी एम्प्टी. तो ये काम करता है फॉर अ सेकेंड्स, फॉर फ्यू अमाउंट ऑफ सेकेंड्स के लिए ये आपको करंट देता है. फ्यू सेकेंड्स, इट गिव करंट फॉर फ्यू सेकेंड्स. थोड़े से सेकेंड्स के लिए इतना ज़्यादा करंट देता है क्योंकि उसने खूब सारा चार्ज धीरे धीरे स्टोर कर लिया था. एक क्लास में वो बच्चे के जैसे बिहेव करता है जो कि इंटेलिजेंट है बट कभी भी फ्लॉन्ट नहीं करता है कि मैंने क्या तैयारी कर ली है. और जब एकदम से रिजल्ट मार्क्स आते हैं, रिजल्ट आता है तो पता लगता है कि यार ये तो क्लास में हाईएस्ट मार्क्स ले आया है. तो इट इज़ लाइक दैट. तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता रहता है
और एकदम से एट वंस एक ही बार में ब्लास्ट होगा और वो सारी एनर्जी दे देता है। उसके बाद वो फिर से एनर्जी स्टोर करने लग जाएगा। तो दिस इज व्हाट कैपेसिटर डू। कैपेसिटर इट इज द स्टोरेज हाउस। ये क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, एंड इट गिव आउट इट्स एनर्जी एट वंस, और वो सारी की सारी एनर्जी एक ही बारी में दे देता है। नाउ द क्वेश्चन केम इन योर माइंड कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड बैटरी। बैटरी एक ऐसा सोर्स होता है जो कि कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए पाथ प्रोवाइड करता है। अगर ये मेरा रजिस्टर है और ये मैंने बैटरी लगाई है, तो बैटरी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता देगा और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज, कंटिन्यूस चार्ज। अगर जब तक बैटरी है तो कंटिन्यूसली करंट फ्लो कर रहा है, थोड़ा करंट फ्लो करता है, जैसे कि हमारा फैन है तो 5 एम्पियर कंटिन्यूसली ये करंट देता रहेगा आपकी बैटरी, जिसके अंदर केमिकल एनर्जी धीरे धीरे, अगर बैटरी सेल की बात करें तो धीरे धीरे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में धीरे धीरे कन्वर्ट होती रहती है। कैपेसिटर में देयर इज नो केमिकल, देयर इज सिंपली स्टोरेज ऑफ चार्ज ओनली। तो वो डिस्चार्ज भी जब करेगा तो वो सारी की सारी क्या निकालता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही निकालता है। तो बैटरी और कैपेसिटर में ह्यूज डिफरेंस है। कैपेसिटर विल स्टोर द एनर्जी, बैटरी विल नॉट स्टोर एनर्जी। बैटरी स्टोर नहीं करता है, इट प्रोवाइड पैसेज, इट प्रोवाइड पाथ फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। One major difference. If you want to write it down, write it down. Capacitor store charge. कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, बैटरी चार्ज को रास्ता देती है मूव करने के लिए। कैपेसिटर विल गिव आउट इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट वंस, पूरी की पूरी एनर्जी एक ही बार में दे देगा। Battery will keep on providing the electrical energy by slowly conversion of chemical energy into electrical energy. So there is a huge difference. ठीक है। उसके बाद अगर हम कैपेसिटर का एक और एग्जाम्पल लेने जाएं, आप स्टूडियो में जाते हो फोटोज के लिए, तो उसके अंदर फ्लैश कैमराज होते हैं, मतलब फ्लैश लाइट फ्लैश होती है आपके ऊपर। तो वो जो फ्लैश जब लाइट होती है ना, तो वो जो फ्लैश होने के लिए लाइट जो एकदम से जो एनर्जी चाहिए होती है, उस टाइम पे जो लाइट को एनर्जी चाहिए होती है, अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट फ्लैश। और उस फ्लैश की एनर्जी का सोर्स भी क्या होता है? कैपेसिटर ही होता है। तो वो एक बार फ्लैश होगा और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू अगेन चार्ज अप। ठीक है। दूसरा फ्लैश फटफट फटफट फ्लैश नहीं होता जाता, फ्लैश एक बार होता है, पटाख करके ऐसे लाइट आती है, फिर वो एक कुछ सेकंड्स के लिए रोकते हैं, फिर वो नेक्स्ट फ्लैश आता है। तो ड्यूरिंग द फ्लैश ऑफ लाइट थ्रू अ कैमरा, तो उस केस में भी क्या है? कैपेसिटर है सोर्स, जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, बहुत सारे चार्ज को, सारी की सारी एनर्जी को, सारे से सारे चार्ज को एक साथ दे देता है और खत्म हो जाता है। Then it will start storing the charge again. And what is battery doing? Battery is providing the flow of charge. It is not providing charge. Battery charge नहीं provide करती है, बैटरी रास्ता देती है जिससे कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, एक तरफ हाई और लो पोटेंशियल करके। हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के कारण इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो जाता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिकॉज जब आप कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट नहीं करते थे, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स थे और वो मूव कर रहे थे, बट दे वर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। उनका पाथ कैसा होता है? जिगजैग पाथ होता है। बट जैसे आप उसको बैटरी से कनेक्ट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर फोर्स्ड टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो बैटरी provides the path for the electrons to flow, and this capacitor provide energy, store energy. वो इलेक्ट्रॉन्स वो चार्ज को स्टोर करता है। तो आर यू गेटिंग कि भैया कैपेसिटर और बैटरी दो डिफरेंट थिंग होती है और इनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। आई होप ये चीज़ आज की क्लास में आपको अभी तक समझ में आ गई होगी।
कैपेसिटर हम कहाँ यूज़ करते हैं? जब वी रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एट वंस, एक ही बारी में जब हमको बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो वो बहुत सारी एनर्जी हमको कौन देता है? वो कैपेसिटर ही दे सकता है। ठीक है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं? आपकी मोटर को जहाँ पे भी फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, जो चीज़ रुकी हुई है, एक बार किसी को भी, जैसे बहुत दिनों से आपने कोई चीज़ करी नहीं है, लेट्स से पढ़ाई की बात करें कि 2-3 महीनों से आपने पढ़ा नहीं है, तो वो मोमेंटम, वो फ्लो आने में समय लगता है। यू नीड अ पुश। एक बार कोई स्टॉप आपको पुश दे दे कि भैया बैठो पढ़ने, आधा घंटा बैठो, तो आप कई बार क्या होता है, फ्लो आ जाता है कि ठीक है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी बैड एग्जाम्पल, क्योंकि बहुत कई फ्लो नहीं आ पाता है, बट स्टिल जो लोग एग्जाम के टाइम पे सबको फ्लो आ जाता है कि एक बार कोई ये बता दे कि ये चैप्टर से स्टार्टिंग करनी है। जब पूरा कोर्स आ रहा होता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यार स्टार्ट कहाँ से करें, है ना। पहला क्वेश्चन ये होता है, यार इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है, स्टार्ट कहाँ से करें? तो वो स्टार्ट करना इज डिफिकल्ट। तो अगेन कैपेसिटर क्या दे रहा है? वो आपको वो जो स्टैटिक रुकी हुई चीज़ है, उस रुकी हुई चीज़ को मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी या चार्ज होता है, वो आपको कैपेसिटर दे देता है। उसके बाद का काम तो आपकी बैटरी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जो करंट चाहिए रहता है वो मिलता रहता है। सो आई होप एवरीबडी हैज गॉट द आइडिया कि कैपेसिटर करता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो कैपेसिटर को मेजर करने के लिए, कैपेसिटर हमको समझ में आ गया, इट इज़ अ कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और चार्ज। तो कैपेसिटर को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी होती है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। Now what is this capacitance? This capacitance is basically the ability or the capacity to hold charge, capacity और ability of a conductor, किसकी? एक कंडक्टर की, कि वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है। तो इसका फॉर्मूला साइंटिस्ट ने निकाला, वो होता है Q/V। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर कर रहा है, तो हमें समझ में आता है कि भाई एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, तो ये चार्ज टर्म तो समझ में आ गई कहाँ से आई, बट ये V कहाँ से आया? तो ज़रा इसके बारे में बात करते हैं कि ये V कहाँ से आया। लेट्स से देयर इज सम बॉडी हैविंग चार्ज, कंडक्टिंग बॉडी जिसकी सरफेस पे कुछ चार्ज था। ठीक है, इसकी बॉडी पे कुछ चार्ज था, हमें और चार्ज लेके आना है, हम चार्ज कहाँ से लेके आते हैं? हम तो हमेशा ही सारे चार्ज हमारे कहाँ पड़े होते हैं? इन्फिनिटी पे पड़े होते हैं। और इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम क्या लेते हैं? 0 लेते हैं। याद है ना, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ी थी हमने लास्ट वीक की। तो अब इसके ऊपर ऑलरेडी Q चार्ज है, उस Q चार्ज के कारण एवरीबडी नो कि इस पर कुछ पोटेंशियल भी है ना। तो अब हम इस dq चार्ज को, जब इस Q चार्ज इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर है, जब इस dq चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाएंगे, तो बच्चे क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इस छोटे से dq चार्ज को रिपेल करेगा, तो आप पिक्चर में आओगे, मतलब यू हैव टू डू सम वर्क ऑन इट। यस, तो व्हाट विल बी योर वर्क डन? Your external force, your work done by external force will be dw by dq is equals to क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल होता है। दिस इज द फॉर्मूला ओनली। तो उधर v माइनस v इन्फिनिटी, तो कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फिनिटी से v। तो आपका काम कितना आया? v इन्फिनिटी 0, दैट इज v dq। ठीक है, ये आया आपका। नाउ कैन यू सी आपका वर्क डन किस पे डिपेंडेंट है? v पे। जितना ज़्यादा पोटेंशियल, उतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा सा चार्ज लाने में भी। अगर यहाँ का पोटेंशियल लेट से कम होता, तो आपको काम भी कम करना पड़ता, और अगर आपको काम करना पड़ता तो क्या आप ज़्यादा चार्ज को लेके आ सकते हो? अगर ज़्यादा चार्ज को लेके आ रहे हो, मतलब आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज़्यादा हो रहा है। तो कैन यू से दिस कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल? एक बार फिर से देखो मैंने क्या बोला।
मैंने बोला मैं DQ चार्ज को लेके आ रही हूँ इस ऑलरेडी चार्ज बॉडी पे, मतलब मुझे और चार्ज को घुसाना है। आई वॉन्ट टू स्टोर मोर चार्ज। तो जब मैं DQ चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रही हूँ, सिंस this body as already holds some charge Q, तो because of the presence of this Q charge I have already done some work, जिसके कारण इसका पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R होता है। ठीक है, इस पे पोटेंशियल है। अब क्या होगा जब मैं इस DQ चार्ज को इधर लेके आने की कोशिश करती हूँ, तो आई नीड टू डू सम वर्क ऑन इट, क्योंकि आगे जो खड़े हैं वो मेरे को रिपेल कर रहे हैं। तो इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो क्या ये रिलेशनशिप आती है उससे, तो मैंने कितना काम किया, माई वर्क डन विल बी इक्वल टू VDQ, वेयर V क्या है, उस पॉइंट का पोटेंशियल। क्या ये पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, येस आई नीड टू डू मोर वर्क। तो अगर मुझे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या, मैं काम ज़्यादा कर रही हूँ और थोड़ा सा ही चार्ज आ रहा है। अगर यही मेरा पोटेंशियल कम होता, मैं कम काम करती और ज़्यादा चार्ज स्टोर हो जा सकता था, मेरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती। तो क्या कैपेसिटेंस पोटेंशियल पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कुछ लग रही है, yes it is inversely proportional to potential, और इधर V is not actually potential, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। एज यू कैन सी दैट हम भी इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं और इन्फिनिटी का पोटेंशियल हम जीरो बोल रहे हैं। दैट इज द रीजन V माइनस V इन्फिनिटी आपका खाली V रह गया है, बट लाए तो आप V इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो। तो दिस you have to keep it in your mind, C equals to Q/V में V is not the potential, it is basically the potential difference। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। अगर पोटेंशियल ज़्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो कैपेसिटर हमें मतलब उस छोटे से चार्ज को लाने में ज़्यादा काम करना पड़ेगा। नहीं आता समझ में, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से लेके देखते हैं। लेट्स से कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैरेड, ठीक है, फैरेड, इसको हम अभी थोड़े आगे भी देखेंगे। ये बहुत बड़ी यूनिट होती है, अगर तुम्हें याद हो मैंने बताया था। लेट्स से आई सेड इस कैपेसिटर, ये कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, या फिर एक दूसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2 माइक्रो कूलम चार्ज लेके आने में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, सिर्फ 1। पोटेंशियल डिफरेंस कितने से चेंज होएगा, 1 से चेंज होगा, और कितना चार्ज आया, 2 माइक्रो कूलम। क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि आप लेके आ रहे हो, और इधर पोटेंशियल डिफरेंस, सिर्फ डिफरेंस कितना 1 वोल्ट का ही आएगा, बट चार्ज कितना स्टोर हो गया है, 10 माइक्रोफैरेड। तो कौन सा कैपेसिटर ज़्यादा अच्छा है, ऑब्वियसली C2, क्योंकि इसमें पोटेंशियल में चेंज सिर्फ 1 वोल्ट का ही आया और इतना सारा चार्ज स्टोर हो गया। तो इसका मतलब ये पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल कम है तो मतलब हमें काम कम करना पड़ रहा है, और कम काम में ज़्यादा चार्ज हम लेके आ पा रहे हैं, तो हमारे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अच्छी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, कि कैपेसिटर इफ़ यू नीड टू डू लेस वर्क, कम काम करने से ज़्यादा चार्ज आ जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, V इज लेस, चेंज इन पोटेंशियल कम राइज हो रहा है, डिफरेंस सिर्फ 1 का ही आया, दोनों में 1 का आया, बट इसमें तो चार्ज स्टोर हुआ सिर्फ 2 माइक्रो कूलम का, और इधर कितना स्टोर हो जाएगा आपका, 10 माइक्रो कूलम का चार्ज स्टोर हो जाएगा, और पोटेंशियल में डिफरेंस अभी भी कितने का आया, 1 का। ठीक है, तो V के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका कैपेसिटेंस, और ऑब्वियसली कैपेसिटेंस चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकते हो, आप क्या बोलोगे, उतना हमारा कैपेसिटेंस बढ़िया है, क्योंकि वो ज़्यादा चार्ज को स्टोर कर रहा है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आ गया, कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होती है। अब हम जो हमारे चैप्टर में कैपेसिटर्स पढ़ते हैं, स्फेरिकल पढ़ते हैं, पैरेलल प्लेट पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा पैरेलल प्लेट पढ़ते हैं, और जो IIT की प्रिपरेशन करते हैं वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी पढ़ते हैं, बट हम कौन से पढ़ेंगे, स्फेरिकल और पैरेलल। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर से, देखते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर कैसा होता है।
ये आपका एक स्पेयर है, ठीक है, दिस इज योर स्पेयर। लेट्स से इसके ऊपर आपने Q चार्ज को स्टोर करवाया। कहाँ से लेके आए चार्ज? वही इन्फिनिटी से। उसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, चार्ज हमारा कहाँ से आएगा? चार्ज हमारा इन्फिनिटी से ही लाएंगे। और इसका रेडियस आपको दे रखा है R। इसका रेडियस आपको दे रखा है R। वी नो दैट अगर ये स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा? KQ/R। एवरीबडी नो दिस, अभी देखा लास्ट वीक। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा? Q/V। और ये V क्या है? चेंज इन पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल आप जीरो लेके चल रहे हो, ठीक है। तो आपका सिर्फ पॉइंट वाला डिफरेंस रहेगा, क्योंकि V माइनस V इन्फिनिटी इज जीरो, ठीक है। तो इधर आप क्या करो, इस VC इक्वल्स टू Q, इधर ये V की वैल्यू पुट कर लो, ये कितनी आ जाएगी? KQ/R। C Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो C की वैल्यू कितनी आ गई? R/1/K, ठीक है। दिस इज व्हाट बेसिकली C इज इक्वल्स टू 4πε0 R। This is what? This is the capacitance of a spherical conductor. क्या है हमारा टॉपिक का नाम? स्फेरिकल कैपेसिटर देख रहे हैं बेसिकली हम, स्फेरिकल कैपेसिटर, ठीक है। स्फेरिकल कैपेसिटर, एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, किसी भी कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो Q और V पे डिपेंडेंट नहीं होती है। अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। याद करने का तरीका देखो, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज बेसिकली द रेशियो बिटवीन V एंड I, जो कि क्या होता है? पूरे ही केस में कांस्टेंट होता है। मतलब आप क्या कहते हो? पोटेंशियल बढ़ा दो तो करंट बढ़ जाएगा, है ना, यही बोलते हो ना। तो क्या R की वैल्यू V और I पे डिपेंडेंट होती है? नो। R की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट होती है? रो L/A। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या? यहाँ पे पहले पोटेंशियल लेट से V1 था, आप और चार्ज लेके आओगे तो और पोटेंशियल बढ़ जाएगा, तो V2 पोटेंशियल ऑब्वियसली V1 से बड़ा होगा। आप और चार्ज लेके आए तो पोटेंशियल V3 हो जाएगा। मतलब क्या? आप जैसे जैसे चार्ज ज़्यादा लाते जा रहे हो तो यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, यही बोलोगे ना। तो Q और V भी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस Q और V पे डिपेंडेंट होती है? नो, इट विल नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V। बोर्ड्स में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। ये Q और V पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ये कैपेसिटर की शेप पे डिपेंडेंट होती है, उसके साइज पे डिपेंडेंट होती है, और द मीडियम, ये देखो ना इसके फॉर्मूले में एप्सिलॉन नॉट आ गया। दिस इज व्हाट? परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस, है ना, और द मीडियम इन विच द कैपेसिटर इज बीइंग पुट। So this is the very very important point. The capacitance of a conductor does not depend upon Q and V, but it will depend upon the shape, size and the medium in which the capacitor is being placed. तो ये जो फॉर्मूला आपका आया है बच्चे, ये फॉर्मूला किसका है? ये आपका एक स्फेरिकल कैपेसिटर का है, ठीक है। अब स्फेरिकल कैपेसिटर हम यूज नहीं करते हैं, हम जो मैक्सिमम यूज करते हैं और मैक्सिमम इनफैक्ट पढ़ेंगे भी, वो भी हमारा क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो अगर हम स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब इसके कुछ तो लूप होल्स होंगे जिसके कारण ये डिस्कार्ड कर दिया गया है, या जिसके कारण हम इसको नहीं पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं उन्हीं पे। एक ऐसी टर्म आएगी जो शायद मैंने लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था नहीं ली थी, बट वो टॉपिक तुमको समझाया हुआ है, बट टुडे आई टेक द नेम, तो आपको काफ़ी हैरानी होने वाली है। लेट्स सी, कैपेसिटर किसको देख रहे हैं? हम स्फेरिकल कंडक्टर को देख रहे हैं। मैंने आपको बताया कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है, SI यूनिट इज फैरेड, ठीक है, जो कि बहुत 1 फैरेड इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। इसलिए आप जब भी कैपेसिटेंस को देखोगे वो माइक्रो के अंदर होता है, माइक्रो फैरेड मिलेगा आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। अगर लेट्स से हमारी
हमें एक कैपेसिटर दे रखा है जिसका रेडियस है 1 मीटर, हमको रेडियस दे रखा है। तो मैंने आपसे पूछा इसकी कैपेसिटेंस निकालो, इसकी कैपेसिटेंस निकालो। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10 की पावर 9 होती थी। याद आ रही है? तो ये R तो हो गया 1 और ये कितना होगा 9 × 10 की पावर 9। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो रफली मेरे ख्याल से कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, मेरे पास लिखा नहीं हुआ है, तुम लोग सॉल्व कर लेना। तो ये 1.1111 पे जाएगा और ये बहुत ही मतलब माइनस में ही ऑब्वियसली 10, अगर 1.1 के बाद लगाऊंगी तो 1.1 × 10 की पावर -10 फैरेड ऐसे करके कुछ आएगी। ठीक है, ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है कि 1 मीटर का स्फेयर इमेजिन कर सकते हो अपन, ये ऐसे मेजरमेंट करते हैं, ये इस हाथ से, दिस इज 1 मीटर। तो 1 मीटर का अगर आपने एक स्फेयर लिया तो उसमें बेटा देखो ये चार्ज की वैल्यू कितना सा कम, माइनस की पावर में आपका चार्ज स्टोर हुआ है, माइनस की पावर में। तो जो स्फेरिकल कंडक्टर्स होते हैं वो बहुत ही कम चार्ज स्टोर करते हैं। 1 मीटर में 1 मीटर का हमने स्फेयर बनाया, 1 मीटर रेडियस का, 1 मीटर रेडियस का स्फेयर इमेजिन करो कितना बड़ा, मतलब इट विल बी लिटिल बिग। तो वो चार्ज कितना स्टोर कर रहा है, माइनस पावर में, इतना सा छोटा सा चार्ज, इतना कम चार्ज। तो इसका मतलब स्फेरिकल कंडक्टर की एक नेगेटिव पॉइंट तो मिल गया है कि ये बहुत कम चार्ज स्टोर करते हैं। अब 1 फैरेड देखें, अगर 1 फैरेड हमको चार्ज स्टोर कराना है एक स्फेरिकल कंडक्टर में तो हमें कितना बड़ा रेडियस चाहिए रहेगा। देखें जरा, देखते हैं इस पार्ट को। अब हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि लेट्स से कैपेसिटेंस एक स्फेरिकल कंडक्टर की 1 फैरेड है, तो मुझे कितना रेडियस चाहिए इस स्फेयर का? योर फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, तो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, दैट इज R is equals to 9 × 10 की पावर 9 मीटर्स। डिड यू नो द रेडियस ऑफ अर्थ? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर्स। ये जो रेडियस है ये अर्थ के रेडियस से भी बड़ा हो गया है। तो नाउ कैन यू इमेजिन कि 1 फैरेड कैपेसिटेंस अगर किसी कैपेसिटर की है स्फेरिकल कंडक्टर तो वो कितना बड़ा होगा, अर्थ से भी बड़ा हो गया, तो मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया है कि कैपेसिटर, जो स्फेरिकल कैपेसिटर होता है वो बहुत ही कम चार्ज को स्टोर करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कम चार्ज को क्यों स्टोर करता है। चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि ये बहुत कम चार्ज को स्टोर क्यों करता है। ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसमें आपने दबा दबा के पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करवा दिया। ठीक है, एक कंसेप्ट सिखा रही हूँ, यूट्यूब करके देख लेना, यू विल फाइंड दिस कंसेप्ट। और इस कंसेप्ट का नाम है कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, इस आप बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको कोरोना डिस्चार्ज के। तो मतलब जो अभी चल रहा है हमारी फिजिक्स में, ये टर्म तो बहुत पहले आ चुकी है। कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है? अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर पे आपने बहुत चार्ज स्टोर करा दिया है तो ये जो चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, ऐसी होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ। तो यहाँ पे जो ये एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एयर के मॉलिक्यूल्स को वो पोलराइज करने लग जाता है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है कि एयर, जो कि अभी तक इंसुलेटर का काम करती है, इफ़ यू रिमेंबर एयर एक्ट लाइक एन इंसुलेटर, अब ये एयर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ बुलाने लग जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज दूर चले जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, आपके एयर मॉलिक्यूल्स क्या हो गए हैं, पोलराइज हो गए हैं। एयर मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड हो गए हैं। ठीक है, तो लेट्स से इसके अंदर लेट्स से 3 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर था। 3 माइक्रोकूलम चार्ज स्टोर था।
अब ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास बुलाता जाएगा। नेगेटिव चार्ज जब इसके अंदर चला जाएगा तो पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कैंसिल आउट करता है। तो लेट्स से 2.9 माइक्रोकूलम चार्ज रह गए, किसके कारण, जब ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा ना बेटा, तो यहाँ पे एक लाइट चमकेगी। डिड यू रिमेंबर लाइटनिंग क्या होती है, डिस्चार्जिंग। जब हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं और प्लास्टिक की ऑब्जेक्ट पे बैठ जाते हैं, प्लास्टिक की चेयर पे, तो क्या होता है, स्टैटिक चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज आपकी बॉडी पे रहता है। जब वो स्टैटिक चार्ज आपकी बॉडी पे आ चुका है, आप किसी दूसरे की बॉडी को टच करते हो तो वो चार्ज मूव करता है। तो मूविंग चार्ज के कारण डिस्चार्जिंग होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जब ये चार्ज मूव किया तो डिस्चार्जिंग के कारण लाइटनिंग होती है। तो यहाँ पे लाइटनिंग होगी, और ये लाइटनिंग बेसिकली क्या हो रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ चार्ज, डिस्चार्जिंग। जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर घुस गया तो उसको डिस्चार्ज कर दिया, कितना, अब 0.9 रह गया। तो ये फिनोमिनन कंटिन्यूसली चलता रहता है। आप इसको चार्ज देते हो और कोरोना डिस्चार्ज के कारण क्या करता है, ये अपना चार्ज लूज करता रहता है कंटिन्यूसली। This is one of the drawback of not using the spherical discharge. एक और drawback है। Let's see the second क्या बोल रहे थे हम आपको, drawback, ठीक है। तो ये second क्या है, मैं इसे में बता देती हूँ। ये क्या निकल रही है, these are the electric fields coming out of this spherical charge। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई है चारों तरफ, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ फैली हुई है, तो कैन आई यूज द टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनबाउंडेड, बंधी नहीं हुई है ना, हर जगह जा रही है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जा रही है। अगर इसके रास्ते में इसको कोई चार्ज मिलेगा, अगर इसके रास्ते में इसको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को अपने पास बुलाएगा और इस चार्ज को अपने दूर धकेलेगा। मतलब क्या, इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, और जब भी वो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, इट इज कंज्यूमिंग इट्स एनर्जी एवरी टाइम। वो हर बार क्या करेगा, अपनी एनर्जी को यूज कर रहा है। एंड वी नो दैट अगर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर है तो मतलब उसके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है बेटा जी, ये हर बार अपनी एनर्जी को वेस्ट ही करता रहता है। कोई भी चार्ज मिल गया, अगर नेगेटिव था तो उसको अट्रैक्ट कर लिया, कोई पॉजिटिव था तो उसको रिपेल कर दिया। तो फोर्स लगाता है अट्रैक्टिव रिपल्शन का, और फोर्स लगाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, तो वो अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करता रहता है। तो आप अगर उसको चार्ज देते भी हो ना, उतना चार्ज ये रहता ही नहीं है उसके पास। दो रीज़न है, एक तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अनबाउंडेड होने के कारण हर जगह फैली हुई है, तो रास्ते में जो भी चार्जेस मिलते हैं उनको अट्रैक्ट और रिपेल करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है। या फिर कोरोना डिस्चार्जिंग हो जाती है, अगर हम ज़्यादा चार्ज लेके आते जाते हैं तो वो क्या करता है, एयर के मॉलिक्यूल को ही पोलराइज कर देता है। एयर के मॉलिक्यूल में से नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ, दिस इज क्या, नेगेटिव पॉजिटिव अपार्ट हो गए तो उसको ही तो डाइपोल बोलते हैं। तो पोलराइज हो गया, ये पोलराइज हो गया। ये नेगेटिव चार्ज अगर कंडक्टर के अंदर गिर जाएगा, कैपेसिटर के अंदर, तो वो क्या करेगा, उसके चार्ज को कम कर देगा। 3 माइक्रोकूलम पहले चार्ज था, बट थोड़ा सा पोलराइजेशन के कारण नेगेटिव चार्ज उसके अंदर गिर गया, तो उसका कितना रह गया, 2.9 माइक्रोकूलम। सो दीज आर द 2 मेजर ड्रॉबैक्स। पहला कोरोना डिस्चार्ज, एंड सेकेंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अनबाउंडेड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अनबाउंडेड होने के कारण ये अपनी एनर्जी को ऐसे ही वेस्ट करता रहता है। तो अब मुझे चैट विंडो में जल्दी से बताएंगे स्फेरिकल चार्ज की स्टोरी समझ में आ गई है क्या? हाँ जी, जल्दी से एवरीबडी शुड रिप्लाई, ठीक है। हम सेकेंड टाइम रिवीजन कर रहे हैं, सेकेंड टाइम रिवीजन इज मोर फन। यस आदित्य, यस प्रेक्षा, ठीक है। तो इट शुड बी मोर फन, और आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, मतलब आज तो कैपेसिटर आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे बन जाना चाहिए कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल छपता जा रहा है। ओके गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर, तो अब हमें ये पता है कि हमें स्फेरिकल कैपेसिटर तो काम में नहीं लेना है। अब फिर क्या लेंगे?
तो हम लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से देखना, ठीक है। ये रिकॉर्ड तो कर ही रही हूँ, इसको बार बार देख लेना, तुम्हें अच्छे से बिल्कुल सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, मतलब पता लग जाएगा कैपेसिटर एक्चुअली होता क्या है। वो तो अभी तक पता लग ही गया होगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम 2 थिन शीट्स फिलहाल ले रहे हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी कि मैं थिन शीट ही लूँ, आप शीट तो थिन ही लेंगे, शेप कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो लेट्स से मैंने फिलहाल तो रेक्टेंगुलर शीट्स ली है, जिसका, और ये दूसरी मैंने रेक्टेंगुलर शीट ले ली है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फिलहाल मैं बराबर ले रही हूँ। अगेन इट इज़ नॉट कंपलसरी कि इनका एरियाज बराबर है या नहीं है, बट हमारे कोर्स में जो है हम इक्वल एरियाज की शीट लेते हैं। और ये इन दोनों के बीच में बच्चे क्या है, डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। नाउ समहाउ हमने इस पे माइनस प्लस चार्ज स्टोर करवा दिया, वो भी बताऊंगी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग हम बहुत पढ़ेंगे, बट अभी भी बता दूंगी। इस पे प्लस क्यू चार्ज आ गया, इस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया। नाउ कैन यू सी, ये 2 प्लेट्स ऐसे हैं, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बन रही है, बीच में, इन दोनों के बीच में। मतलब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाउंड कर दिया है, जो हमें स्फेयर में नहीं मिल रहा था, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिए, हम पैरेलल प्लेट को ही पढ़ने जा रहे हैं, और खूब सारा पढ़ेंगे, और इनफैक्ट यूज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए ना, जो हमको स्फेरिकल में नहीं मिली थी। तो पहली खूबी तो क्या मिल गई है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दिया है, बाउंड कर दिया है, ठीक है। तो दैट इज द रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें बीच में ही मिलेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होता है ना, और ये जो एरिया को कंसिडर करें, ये डिस्टेंस एरिया के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल होता है। ऐसा क्यों, अभी बताती हूँ। मैंने बोला क्या, इनफाइनाइट टर्म क्या होती है, ये ना रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव का मतलब क्या है, जैसे कि पीछे इतनी बड़ी वॉल है मेरे, ठीक है, आप लोग के भी घर पे वॉल है, उस वॉल पे एक छोटी सी चींटी, तो वो चींटी इस वॉल के कंपैरिजन में क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता था कि मैम हम इनफाइनाइटली इतनी बड़ी शीट कहाँ से लेके आए, तो नहीं लो ना, हमको शीट इनफाइनाइटली बड़ी नहीं लेनी है। इन डी, ये जो डिस्टेंस है और जो इसका एरिया है वो आपस में रिलेटिव है। जैसे कि दीवार पे एक छोटी सी चींटी, तो वो छोटी सी चींटी उस दीवार के कंपैरिजन में इनफाइनाइटली स्मॉल है ना। और दीवार के कंपैरिजन में अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी तो मैं तो बहुत अच्छे से दिखूंगी ना, तो मैं दीवार के कंपैरिजन में आई एम नॉट दैट स्मॉल, आई एम स्मॉल बट इनफाइनाइटली स्मॉल तो चींटी ही है। तो इसी तरीके से हमको 2 शीट्स लेनी है जिनका एरिया इतना बड़ा हो कि उनके बीच का गैप कैसा लें, बहुत छोटा लें। उससे होता क्या है बच्चे, उससे होता ये है कि जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म बनती है। बस मेहनत यही करनी थी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब हम क्या बोलेंगे, हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। दैट इज द रीजन वी स्पेसिफाई कि हमको क्या चाहिए, कि एरिया बहुत बड़ा होना चाहिए इनके बीच के डिस्टेंस के, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बार मैं बता देती हूँ कैसे ये आता है, चार्ज कैसे आता है। देखो, ये 2 प्लेट्स होती है, इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट किया। बैटरी क्या करेगी, बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराती है, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराएगी। तो होगा क्या, यहाँ से ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को, इस वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन यहाँ, बैटरी इज सिंपली प्रोवाइड द पाथ, अभी मैंने बताई थी ये बहुत अच्छे से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे और यहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो इस प्लेट पे आएगा नेगेटिव चार्ज। दिस इज वन ऑफ द मेथड टू चार्ज द प्लेट्स, ठीक है। बैटरी से कनेक्ट कर दो तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लग जाएंगे इस प्लेट से। इनिशियली देयर वाज नो चार्ज, इनिशियली नहीं था, जैसे ही आपने बैटरी से कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स को खींचना चालू करेगा।
तो इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। बैटरी तो भैया पैसेज ही प्रोवाइड करती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेल देगी, इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज जाके स्टोर हो जाएगा। ये सिलसिला चलता जाता है कब तक, पता है ना, ऊपर नीचे का पोटेंशियल बराबर जब तक नहीं हो जाता। और फाइनली क्या होगा, आपका प्लेट, ये पैरेलल प्लेट एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया। तो अब मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ रहा है कि हम, दिस इज वन ऑफ द मेथड कि हम कैसे प्लेट्स को पे चार्ज लेके आ सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे। जरूरी अभी जो हम केस ले रहे हैं इसमें दोनों प्लेट्स पे सेम चार्ज है। मैंने आपको वैसे क्वेश्चन भी कराए थे जब दोनों प्लेट पे डिफरेंट चार्ज होता है, दैट वाज कंपटीशन एग्जाम, बट मैंने पढ़ाया था, मैं बता दूंगी फिर से। तो अभी तक का क्लियर है पिक्चर। तो ऑब्वियसली इस पे क्यू चार्ज पॉजिटिव होने के कारण इस पे पोटेंशियल, ये मेरी ए प्लेट है, ये मेरी बी प्लेट है, और इस पे वी बी पोटेंशियल आ जाएगा। पोटेंशियल कब आता है, पोटेंशियल जब एक पॉइंट पे आप चार्ज को लाते जाते हो, तो व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वही तो पोटेंशियल होता था। तो अगर मैं चार्ज को लेके आई हूँ तो इसका मतलब कुछ काम किया है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल वी। ठीक है, वी खाली वी नहीं होता है, हमेशा डेल होता है। तो अब इधर मैं इस डेल को क्या लिख सकती हूँ, कैन आई राइट क्यू इज इक्वल्स टू सी वी ए माइनस वी बी। जमती है ये बात सब बच्चों को, वी ए माइनस वी बी। नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती थी, है ना, स्केलर वी बी क्या होता है के क्यू बाय आर, बट क्यू इधर नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हमेशा हम हाई पोटेंशियल से लो को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या आ गया बच्चे, दिस इज क्यू इक्वल्स टू सी वी ए माइनस वी बी। ठीक है, आती है कि ये बात सब लोगों को समझ में। कुछ कॉपी कर रहे हो क्या आप लोग, मुझे पता नहीं, अगर आप कर रहे हो तो मुझे बताना, एक बार मैं पानी पी लेती हूँ। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बेसिकली कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं पैरेलल प्लेट के कारण। ओके, क्या सब लोगों को फर्स्ट चैप्टर याद है? फर्स्ट चैप्टर में क्या आपको याद है, इस प्लेट के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लेट के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे दोनों के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई ऐसे मत करो, याद करो, ठीक है, भूलो मत कुछ भी, मैं हूँ याद कराने के लिए, बट आप लोग भी याद रखो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, दोनों चार्जेस के कारण है। अभी मैग्नीट्यूड ही कंसिडर कर रहे हैं तो साइन पे मत जाइएगा बच्चे, ठीक है। वैसे भी पॉजिटिव के कारण इधर आएगी और डायरेक्शन क्या होगा, देखो ई ए, यहाँ पे क्या रखो, इस पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखो, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, मैं इस पे टेस्ट चार्ज रख रही हूँ। तो ए के कारण पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही लगेगी बी की तरफ, और बी खुद तो नेगेटिव है, तो वो रेड डॉट पे आप जो टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ई ए का भी डायरेक्शन यही होगा और ई बी का भी डायरेक्शन यही होगा। आती के बात समझ में? डॉट पे, रेड डॉट पे आपको टेस्ट चार्ज रखना है, तो टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में, टेस्ट चार्ज को नेगेटिव प्लेट भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही आएगा, है ना। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगी, तो ये कितनी आ जाएगी बच्चे, दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, 2 और 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले रहे हैं। मैंने कंडीशन बताई थी यूनिफॉर्म की, कि हमने यूनिफॉर्म कैसे बनाई है, हमने बहुत बढ़िया तो एरिया ले लिया और छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उनके बीच में गैप कर दिया, जिससे कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सके। और अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला, मैं वी ए माइनस वी बी को इससे रिप्लेस कर सकती हूँ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जब होती है तो ई इंटू डी तो होता है आपका फॉर्मूला, मैंने वो यूज कर लिया, आई कैन यूज दैट फॉर्मूला, है ना, कर सकते हैं। तो इधर से Q क्या आ गया, C सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, Q अपॉन A, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन नॉट
डी। अब देखो ये देखते हैं, तो हमारा C कैपेसिटेंस, Q, पहले एक बार और रुक जाओ, Q C Q बाय A एप्सिलॉन नॉट D, Q से Q कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज द फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट D। नाउ कैन यू सी अगेन क्या कि कैपेसिटेंस हमारे प्लेट के एरिया पर डिपेंड कर रही है। मैंने आपको क्या बोला था, इट विल डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज एंड परमिटिविटी। इधर इन दो ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में हवा है, क्या है, हम करेंगे परसों करेंगे हम डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इन दो प्लेट के बीच में हम कुछ मीडियम डाल देते हैं, है ना, वही तो होता है डाइलेक्ट्रिक। एप्सिलॉन नॉट की जगह कुछ और मीडियम, मतलब एयर की जगह कुछ और मीडियम ले लोगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक होता है ना, देखेंगे, बात करेंगे अपन आगे, ठीक है। तो इस रिलेशन से हमको क्या पता लग गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द शीट, डिस्टेंस बिटवीन देम एंड उस गैप के बीच में हवा है या क्या है। अगर ये तो एप्सिलॉन नॉट तो हमें पता है परमिटिविटी ऑफ अ फ्री स्पेस होती है। अगर कोई मीडियम हो जाता तो ये फॉर्मूले की जगह हम क्या लिखते हैं, ई आर ई नॉट, ई रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। ये छोटे छोटे से रिलेशनशिप याद रखो, ठीक है। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, मैंने क्या बोला, अगर ई एम अगर कोई मीडियम डालेंगे तो ई आर ई नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रहा सब करवा देंगे, क्लियर है यहाँ तक। मैं अपनी तसल्ली के लिए बोलती रहती हूँ कि याद नहीं आ रहा तो सब करवा देंगे, मुझे नहीं पता आप लोग को याद है या नहीं, ठीक है, ओके। चलिए, सो ये हमारा कैपेसिटेंस आ गया है पैरेलल प्लेट के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सब लोगों को क्लियर हो गया है। हमने पैरेलल प्लेट क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि हमें पहली बात तो स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर क्या मिल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अनबाउंडेड मिल रही थी। तो वो यूनिफॉर्म, वो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह होने के कारण वो बहुत वेस्ट करता था, चार्ज को खींचने में, धकेलने में, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट कर देता था। जब तक हम कैपेसिटर को यूज़ करने आते पता लगता उसके पास कोई चार्ज ही नहीं बचता था। तो हमने पैरेलल प्लेट इसलिए ले लिया क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाउंड होती है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यूनिफॉर्म भी चाहिए थी, तो उसके लिए मैंने क्या किया, बड़ी बड़ी पैरेलल शीट ले ली और उनके बीच में बहुत ही छोटा सा मैंने गैप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फोर्स की। आराम से एक एक चीज़ आपको मेरी शीट, आप लोग ऑलरेडी मेरे साथ ये लिख चुके हो, ठीक है। तो नहीं भी लिखना है तो सुनते जाओ, और अगर ऐसा लगे कि कुछ छूट गया था तो रिकॉर्डिंग तो है ही आप लोगों के पास। चलो, ये फिर से हम प्लेट बनाते हैं हमारी, ओके। ये देखेंगे, ये मैंने एक प्लेट ले ली, ये मैंने एक प्लेट ले ली, ध्यान से देखेंगे, इस पे प्लस चार्ज है, ठीक है, इस पे माइनस चार्ज है। प्लेन पैरेलल शीट्स लिए, प्लस क्यू माइनस क्यू। लेट्स से जब मैं इधर से इस प्लेट पे कुछ चार्ज लेके आ रही थी, कुछ चार्ज, वैसे प्लस क्यू चार्ज में लेके ही आई हूँ, तो जब मैं प्लस क्यू चार्ज लेके आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट जब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चार्ज आता जाएगा और मैं और चार्ज को लाऊंगी तो फोर्स रिपल्सिव, ये क्या करेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, चार्ज को नेगेटिव से प्लस की तरफ लेके आ रही हूँ, तो मुझे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और पॉजिटिव चार्ज को, सॉरी, फोर्स क्या करता है, फोर्स नेगेटिव चार्ज को तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और रिपल्सिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इधर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई। व्हाट इज ई? ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्जेस।
हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द फोर्स ऑन चार्ज 1 से चार्ज या 2 पे ले आओ या 2 से 1 पे ले आओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम, क्योंकि हम 2 से ही कंसिडर कर रहे हैं तो लेट से 2 से ही कंसिडर कर लो। फोर्स ऑन 2 मतलब फोर्स किस पे लग रहा है, जो 2 से चार्ज आ रहा है। 2 जो प्लेट है, दिस इज प्लेट 2, दिस इज प्लेट 1, आराम से समझो। फोर्स किस पे लग रहा है, 2 वो चार्ज जो कि 2 से आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, 1 की तरफ आ रहा है। किसकी तरफ आ रहा है, 1 की तरफ आ रहा है। तो कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू ई। फोर्स सिर्फ एक के कारण कंसिडर करेंगे। आराम से एक बार फिर से ट्राई करते हैं। ये 2 प्लेट्स हैं, एक चार्ज को दूसरी की तरफ लेके आ रहे हो तो एक फोर्स लगाएगा और एक चार्ज को भेज रहा है। तो फोर्स जब आप कंसिडर करते हो तो सिर्फ एक प्लेट के कारण कंसिडर करते हो। समझ में आ रही है बात? इधर से चार्ज इधर लेके आ रही हूँ तो जब चार्ज को लेके आऊंगी तो उस पर फोर्स लगेगा। कौन लगाएगा, सिर्फ एक प्लेट फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो वो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई। कितना चार्ज लेके आए अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हम कितना चार्ज को लेके आ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। और वो चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, फोर्स लगाती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज, यही बोलते हैं। ये बात समझ में आती है? अब आगे देखो, व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस, अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस किसको, ये एक बॉडी है एम मास की, इस पे आपने एफ फोर्स लगाया, इस एफ फोर्स के कारण ये डी डिस्प्लेस कर गए, तो आप क्या बोलोगे कि आपने कुछ काम किया। इधर हम उसी काम की बात कर रहे हैं। इस फॉर्मूले को भी मैं 2 तरीके से डिराइव करूंगी आपके लिए। मैं कर क्या रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं निकालूंगी फोर्स किसके ऊपर, जब चार्ज को एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर लेके जाती हूँ तो दूसरी प्लेट उस चार्ज को, इनकमिंग चार्ज पे फोर्स लगाती है। उस फोर्स के अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ता है। तो पहले मैं फोर्स निकालूंगी और फिर उस फोर्स के कारण, जो मैंने फोर्स लगाया तो उसके कारण जो काम किया, जो एनर्जी स्टोर हुई, वो निकालना चाहूंगी। 2 टास्क है मेरे, ठीक है। लिख लो क्या क्या 2 टास्क है। फोर्स ऑन द चार्ज कमिंग फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर, एक प्लेट से दूसरी, तुम ठीक है, 1 से 2, 2 से 1, जो भी आपको एक लेना है, एक पकड़ लो, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रहा है, फोर्स खाली एक प्लेट लगा रही है बेटा, इस चीज पे ध्यान देना। तो अगर फोर्स एक प्लेट के कारण है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप एक ही प्लेट के कारण कंसिडर करोगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा इधर Q इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चार्ज को हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ला रहे हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है, तो ये इनकमिंग चार्ज को वेलकम नहीं करती है, ये अपोज करती है। तो उसके अगेंस्ट मैंने काम किया। किसके अगेंस्ट किया? इस प्लेट के पे चार्ज था जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो खाली इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। सब लोग को समझ में आता है? यही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना होगा, दिस इज, अब इस Q को हम कैपिटल Q ले लेते हैं क्योंकि हम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, ये प्लस Q, पूरा चार्ज जो हम लेके आए हैं उसकी ही बात कर रहे हैं। तो Q इंटू Q बाय A, व्हाट इज सिग्मा, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज अपॉन एरिया, इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट।
ये वैल्यू आपकी फोर्स की आ गई। फोर्स कितना आ गया, Q² अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, अब ये वैल्यू आप वर्क डन में रख रहे हैं। वर्क डन में क्यों, फिर से कॉन्सेप्ट समझ लो। ये मेरा प्लेट है, इस प्लेट पे जब मैं चार्ज को लाना चालू किया तो इस इनकमिंग चार्ज पे ये प्लेट फोर्स लगाती है। वो फोर्स की वैल्यू ये आपने निकाल ली। टोटल आपने कितना चार्ज स्टोर कर दिया है, +Q चार्ज। ठीक है, तो ये +Q चार्ज क्या कर रहा है, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। वो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू निकाल ली आपने। अब उस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपने काम किया। आपने काम किया मतलब यू हैव डन सम वर्क। वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो चार्ज हमारा कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो फोर्स कांस्टेंट आ गया Q अपॉन 2AD, Q² अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब मेरा फोर्स कांस्टेंट होता है। अगर मेरा फोर्स वेरी कर रहा होता तो मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकती। इसको दूसरे तरीके से भी अभी 2 मिनट में बताऊंगी। अब इसको नीचे लेके चले जाओ तो W इक्वल्स टू Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D। दिस इज व्हाट, दिस इज योर कैपेसिटेंस, दिस इज योर कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट। तो वर्क डन कितना आ गया, Q² अपॉन 2C। इसके 2-3 फॉर्मूलाज हैं। जितना आपने काम किया दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी। अभी तक मैंने क्या बोला था कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है, वो तो तुमने देख लिया था, बट एनर्जी को भी स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो आपका काम है, एक्सटर्नल वर्क डन, उस बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देती है। आपने जो काम किया वो किसको मिल जाता है, जिस बॉडी के ऊपर काम किया, तो उसमें एज एन एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो दिस इज द एनर्जी स्टोर इन योर कैपेसिटर। इसको किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप Q को रिप्लेस करते जाओ। Q को आप क्या CV लिख सकते हो, तो C² V² अपॉन 2C। तो एक C से C कैंसिल आउट हो गया, तो एक वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ CV²। ठीक है, अब नीचे C को रिप्लेस कर दो QV से, तो दूसरा फॉर्मूला, तो 3 फॉर्मूलाज बन जाएंगे आपके। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को। एक और डेरिवेशन से पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, एक और डेरिवेशन से पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है, एक बार फिर से देख लो। हमने क्या बोला कि ये एक पैरेलल प्लेट है, एक बार फिर से देख लें, ये दूसरी पैरेलल प्लेट है। इस पे मुझे चार्ज लेके आना है, ठीक है। ये जो +Q चार्ज है मैं कहाँ से लेके आ रही हूँ, इधर से लेके आ रही हूँ। माइनस, इसमें माइनस क्यों आया, क्योंकि इसका चार्ज 2 का चार्ज 1 में चला गया। तो जब 2 का चार्ज 1 में जाता है तो इनमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, तो अब क्या लगेगा, अब जब मैं और चार्ज को लेके आऊंगी तो उस पर फोर्स लगेगा इन दिस डायरेक्शन, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। वो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू ई, वेयर व्हाट इज ई, ई इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमने कंडीशन पहले ही ले ली थी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण, जो प्लेट चार्ज, जो प्लेट फोर्स लगा रही है, प्लेट सिर्फ ये एक ही प्लेट फोर्स लगा रही है, चार्ज दूसरी प्लेट से तो आ रहा है ना, तो फोर्स तो इसके कारण ही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिर्फ इसकी ही कंसिडर करनी है, और वो कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों को कंफ्यूजन यहाँ पे आता है कि मैम आपने जब कैपेसिटेंस निकाली थी पैरेलल प्लेट की, तो आपने सिग्मा ए अपॉन डी के केस के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की ली थी, क्योंकि मैंने सेंटर पे ली थी ना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण। अभी मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रही हूँ, क्योंकि खाली एक ही प्लेट कंसिडर कर रही हूँ कि ये प्लेट इनकमिंग चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगी, तो इसी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, तो ये फॉर्मूला आएगा। चार्ज में कितना लेके आ रही हूँ, Q ही लेके आ रही हूँ, तो इधर भी इसको किससे रिप्लेस कर दूंगी, Q अपॉन A से ही रिप्लेस कर दूंगी। आगे की स्टोरी तो तुम्हें पता है, वर्क डन हमारा यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि फोर्स मेरा यूनिफॉर्म है, तो F इंटू डी का फॉर्मूला लगाऊंगी और ये आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है, मुझे जल्दी से बताना तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, है ना। तो चलो मैं आगे ही इसी फॉर्मूले को दूसरी तरीके से भी डिराइव करते हैं, शायद उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए।
आपके पास दोनों फॉर्मूलाज हो जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे उससे एग्जाम में कर सकते हो। समझो, देखो जरा, सब लोग देखना बहुत आराम से। बहुत आराम से देखो, जब टाइम 0 था तो चार्ज भी 0 था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछने आ रही हूँ, ऑब्वियसली पोटेंशियल भी इनके बीच में अभी 0 ही है। कैपेसिटेंस कितना होगा? चैट विंडो पे आंसर करेंगे जल्दी से। इनिशियल सिचुएशन, जल्दी से चैट विंडो पे कैपेसिटेंस कितना होगा? आई एम ट्राइंग कि लेट्स सी कि कौन बच्चा मुझे इस चीज़ का आंसर कर सकता है। मैंने क्वेश्चन तो पूछ लिया है चैट विंडो पे। इनिशियली जब प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज भी 0 है, टाइम भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है, पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, तो कैपेसिटेंस कितना होगा? एनीबडी? कोई भी ट्राई नहीं कर रहा है? अरे ट्राई तो करना है, गलत सलत लिख दो, कुछ तो लिखो। चलो, नहीं लिख रहे? लिख रहा है क्या कोई? मैं अभी भी वेट कर रही हूँ 2 मिनट। यस, सुन तो रही हैं, 9 बच्चे हैं क्लास के अंदर, तो जल्दी से बताओ मुझे। नहीं? चलो देखो, बताना चाहिए बेटा। कैपेसिटेंस तो भाई C ही होगा। Why? Because capacitance is the ability to store charge. में ये एक बॉटल है, ठीक है, दिस इज अ बॉटल। ये 2 माइक्रोफैरेड चार्ज को स्टोर कर सकती है। ये तो जब मार्केट में आई जब भी पता लग गया था ना कि भैया, जैसे इसका वाटर ही ले लेते हैं, इट कैन स्टोर 700 ml ऑफ वाटर। अब इसके अंदर है या नहीं है वो बात तो खत्म हो गई, बट स्टोर तो कर सकती है ना, तो वो तो पहले ही फिक्स हो गया ना कि ये 700 ml पानी को स्टोर कर सकती है, हाँ या ना? 700 ml वाटर को स्टोर कर सकती है। इट इज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी। तो कैपेसिटी आपने अभी तक उस पर चार्ज दिया नहीं है, बट उसकी कैपेसिटेंस तो वहां पे फिक्स हो गई थी। इज दिस कंसेप्ट क्लियर? तो लेट्स से टी टाइम के बाद इसमें Q चार्ज स्टोर हो जाएगा, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? Q/C लिख सकती हूँ क्या? क्योंकि कैपेसिटेंस तो फिक्स है और कैपेसिटेंस तो अभी भी C ही रहेगी। क्या ये बात जमती है सब लोगों को? अब जब इनफाइनाइट टाइम, एक टाइम बहुत समय बाद ये पूरा चार्ज हो जाएगा, यही तो होगा, पूरा चार्ज हो जाएगा, उस टाइम पे इसका पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? Q/C हो जाएगा, और कैपेसिटेंस तो फिर भी कितनी ही रहेगी? यही रहेगी। ठीक है या नहीं है? बताओ, ये चीज़ तो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है कि किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो फिक्स्ड ही होती है। जैसे कि एक बॉटल में पानी की कैपेसिटी, एबिलिटी, आप दुकान पे जाके बोलते हो मुझे 700 ml की या 750 ml की एक वाटर बॉटल दे दो, विच कैन होल्ड दिस मच अमाउंट ऑफ वाटर, विच डजंट मीन कि इट ऑलरेडी हैज दैट वाटर। बस वही चीज़ है। तो कैपेसिटेंस तो मटेरियल की जब मार्केट में आया तो ही फिक्स हो गई थी कि भैया इतना स्टोर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये ले रहे हैं ये वाली सिचुएशन, ये वाला आप लिख लेना, शायद मैंने पहले नहीं लिखवाया है, अगर नहीं लिखवाया तो लिख लो, और बुक में सब में होता है ये, ठीक है, सब जगह आपको मिल जाएगा। देखते हैं अब, ठीक है। तो अब मैं इस चार्ज को लेके आऊंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि टी टाइम बाद इस पे कुछ चार्ज स्टोर हो चुका होगा और इस पे से मुझे चार्ज इधर से इधर चार्ज लाना है, तो आई नीड टू डू सम वर्क। तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन किस पे? ये DQ चार्ज पे, ठीक है, कितना होता है? dW, यही तो होता है। सो dW विल बी इक्वल्स टू VdQ, और मैं ये टी टाइम वाला ले रही हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा? V विल बी Q/C dQ। क्या ये बात समझ में आ रही है? टी टाइम, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है? बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो टोटल वर्क डन विल बी, C तो बाहर आ जाएगा, Q²/2, वही फॉर्मूला आ गया क्या? Q²/2C। जिससे भी तुमको समझ में आए, जिससे भी
सारे वही फॉर्मूलाज है, इधर Q को कैपिटल Q से रिप्लेस कर दो बिकॉज इनफाइनाइट टाइम में तो कैपिटल Q चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब मैं पूछूंगी, एटलीस्ट मुझे इतना बता देना कि मैम समझ में आ गया नहीं। एक बार फिर से रिवीजन ले लेते हैं। जब आप दो प्लेट्स को लेके आए, टाइम जीरो था, चार्ज जीरो था, पोटेंशियल जीरो था, बट कैपेसिटेंस सी थी। आफ्टर टाइम टी उन्होंने एक स्मॉल क्यू चार्ज स्टोर किया जिसके कारण पोटेंशियल क्यू बाय सी आया। आप ये देखो, एक चीज़ और बता रही हूँ, ये वर्क डन आपके दिमाग में आया होगा, मैम आपने अब वर्क डन डी डब्ल्यू वेरी क्यों करवा रहे हो? तो देखो, हर बार जब चार्ज की वैल्यू चेंज होगी, जितना अभी क्यू चार्ज है, फिर Q1 चार्ज आएगा तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 बाय सी लिखूंगी। फिर Q2 चार्ज स्टोर हो गया तो पोटेंशियल क्या लिखूंगी, Q2 बाय सी लिखूंगी। तो हर बार मेरा वर्क डन चेंज हो जाएगा बिकॉज हर बार मेरा पोटेंशियल चेंज हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल क्या करता है, आने वाले चार्ज को रोकता है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट मुझे काम करना पड़ता है, तो हर बार ये बढ़ता जाएगा पोटेंशियल, तो हर बार मेरा एक्सटर्नल फोर्स बढ़ेगा ना बच्चे, यही चीज़ तो बता रहे हैं इतनी देर से। तो वर्क डन बढ़ेगा, तो मेरा वर्क डन वेरी कर रहा है चार्ज के साथ, चार्ज वेरी कर रहा है, पोटेंशियल वेरी कर रहा है, तो मेरा वर्क डन भी वेरी करेगा, है ना। तो अगर जब वेरिएबल वर्क डन होता है, उस केस में मैंने स्टैटिक लेके मतलब कांस्टेंट रखा था वर्क डन, और इस केस में मैं वर्क डन को वेरी करा रही। तो अगर मेरा वर्क डन वेरी कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था, स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में हमारे इसकी जो दूसरी प्लेट थी ना वो इन्फिनिटी पे पड़ी थी प्लेट, और पैरेलल प्लेट क्या बना, जो इन्फिनिटी की प्लेट है ना वो उसको पास में लेके आ गए। तो ये हमेशा डिफरेंस तो होता ही ना पोटेंशियल का, समझ पा रहे हो? तो अब मुझको बताओ ये वाला डेरिवेशन समझ में आया? चैट विंडो में बेटा रिप्लाई करना है ना, सब लोग रिप्लाई करो तो ही मजा आएगा। यस एवरीबडी जल्दी से, हाँ जी। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीवन? आ रहा है समझ में? ओके रेयांश, ओके सुहानी, गुड गुड, ठीक है। तो हमने एक नए तरीके से समझने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसी से अब आपके नेक्स्ट कल की क्लास में मैं सिर्फ न्यूमेरिकल करूँगी, ठीक है। रेयांश बेटा तुम फटाफट है ना रिकॉर्डिंग देख सकते हो, क्योंकि बच्चों की वही सेम रीज़न है कि काफ़ी बच्चों की क्लास नहीं छूटती है, तो तुम रिकॉर्डिंग देखना, कंसेप्ट कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगी। तो जो आज मेन पढ़ाने का था वो तुम्हारे साथ पढ़ा लिया, अब पोलराइजेशन परसों पढ़ाऊंगी, तो कल न्यूमेरिकल क्लास होगी तो तुम रिकॉर्डिंग देखना। बट सब लोग आएंगे, मज़ा आएगा, कल न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। एवरीबडी शुड अटेंड द क्लास। जैसे अब देखो इतने कम बच्चे हैं, बट ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, आज के लिए इतना है। आई होप आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक है, चलो बाय।